हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास ऑफ फिजिक्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था। सो इन द सेम सीरीज विल कंप्लीट दैट ग्रेविटेशन पार्ट इन दिस क्लास। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लास्ट टॉपिक जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जिसको मैं डिस्कस करना था नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फ्री फॉल। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज फ्री फॉल। तो ये जो टर्म है दैट इज फ्री फॉल, ये एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? तो फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, और ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप तो मूव करेगा नहीं, उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा तभी मूव करेगा, कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस ऑब्जेक्ट पे तभी मूव करेगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है और वो अनबैलेंस फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, तो ऐसे मोशन को, ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, समझ में आ गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, उस केस में मोशन के टाइम पे उसका जो वेलोसिटी है कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है उसका मोशन। और यहाँ पे क्या है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की वजह से क्या आता है, उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, और कॉन्टिन्यूसली चेंज होने की वजह से क्या है, उसमें एक्सेलरेशन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल जी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, और उसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, समझ में आ गया। इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कांस्टेंट। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है, क्योंकि हमारा क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स कांस्टेंट होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन जो जनरेट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी हम लोग उसको प्रूफ करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स उसके मास का डिपेंडेंसी नहीं आती है, कि मास का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है कि मास कितना ज्यादा है या कितना कम है। मास कम हो या ज्यादा हो, दोनों केस में जो जी जनरेट होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो उस ऑब्जेक्ट के पास जो एक्सेलरेशन होगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या रहेगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हर सेकेंड में क्या होगा, सेम इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी होगा। तो चाहे ऑब्जेक्ट आपका क्या हो, कम मास का हो, या ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, दोनों के लिए जो जी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जब हम लोग एक हाइट से उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, दोनों अर्थ पे क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, अगर वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एयर रेजिस्टेंस को भी हम लोग क्या है, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एक चैम्बर बनाया है, जिसमें क्या है कि कंप्लीटली वो चैम्बर, वो जो कंप्लीट एरिया है वो क्या है, वैक्यूम है, वहां पे कोई एयर नहीं है। और एक फेदर को और एक हैवी मेटेलिक बॉल को एक हाइट से हम लोग ड्रॉप करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है। और हमारा लॉजिक जो बोलता है कि दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ स्ट्राइक करेंगे। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है। तो कुछ ऐसा सा अरेंजमेंट है, एक फेदर को और एक मेटल बॉल को एक हाइट पे, एक वैक्यूम एरिया में, एक वैक्यूम रूम है, काफी हाइट का है, उसमें से हम लोग एक हाइट से एक साथ ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप देखिए इसको हम लोग ऊपर ले आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर ले आते टाइम इसको हम लोग कंप्लीटली, इस एरिया को हम लोगों ने वैक्यूम किया है अंडर द मींस विद द हेल्प ऑफ सम मशीनरी, सम पंप, ठीक है। और इसको हम लोग एक हाइट से दोनों को एक साथ हमने ड्रॉप किया। फर्स्ट जब हमने ड्रॉप किया, जब एयर प्रेजेंट था, उस टाइम में देखिए कि फेदर क्या हो गया, एयर रेजिस्टेंस की वजह से इधर उधर डिस्प्लेस हो गया, और आपका बॉल, मेटेलिक बॉल आपका अर्थ पे स्ट्राइक किया पहले। बट नेक्स्ट जो हमारा है, ये मैं पहले इसलिए दिखाया कि आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाए कि अगर हम लोग
एयर रेजिस्टेंस में करेंगे तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ एयर रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, एक साथ नहीं आएंगे क्योंकि वहां पे एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, वहां पे एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसको कंप्लीटली चारों तरफ से क्लोज करके इसमें से एयर को हमने बाहर निकाल दिया। एयर कंप्लीटली हमने उसको वैक्यूम कर दिया। वैक्यूम करने के बाद अब हम लोग इसको एक साथ ड्रॉप किए वैक्यूम में। अब आप देखेंगे दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों के दोनों क्या हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, दैट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ फ्री फॉल। और दोनों एक साथ स्ट्राइक करेंगे। आप देखिए दोनों ने क्या किया, अर्थ को एक साथ स्ट्राइक किया। इसका मतलब क्या है कि फ्री फॉल में जहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इवन एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, उस केस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके मास कुछ भी हैं, तो दोनों अर्थ पे क्या है, एक साथ स्ट्राइक करेंगे। अभी हम लोग उसको देखेंगे भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे जो जी लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो दोनों के लिए एक्सेलरेशन दैट इज कांस्टेंट। तो अगर दोनों के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, दोनों का जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा हर सेकेंड क्या होगा, सेम आएगा। और एक उतना जो टाइम जो लगेगा उस हाइट से नीचे तक आने में, अर्थ तक आने में, दोनों के लिए टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी अलोन, वी से दैट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि जी है क्या, यहाँ पे जी है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। जी मैंने आपको बताया कि जी क्या है आपका, जी जो है दैट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या है, काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है। तो अगर मैं उस फोर्स को लिखूं मैं, तो एक आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, हम लोगों ने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर रखा है, डिराइव कर रखा है, दैट इज जी। अगर एक ऑब्जेक्ट आपका मीन्स एक अर्थ है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ के इन्फ्लुएंस में हम लोग सारी चीजें देख रहे हैं, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका कोई भी मास है जो अर्थ से किसी हाइट पे है, ठीक है, या बहुत कम हाइट है, या अर्थ पे रखा गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। थोड़ी बहुत हाइट है तो उसको हम लोग क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ का रेडियस जो है उसके कंपैरिजन में 150 मीटर हाइट क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से हम लोग उसको ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अगर उसका मास m है तो अर्थ अपनी तरफ कितना फोर्स अप्लाई करेगी, दैट इज Gm/m/r²। और आपको मैंने बताया कि उसकी वजह से जब अनबैलेंस फोर्स है उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा उस बॉडी में। तो लेट अस सपोज दैट वैल्यू ऑफ दैट एक्सेलरेशन दैट इज स्मॉल g विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक फॉर्मूला हमें और पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर है फोर्स है और मास m है और उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल g जनरेट हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू हो जाती है, ऑब्वियसली पता है कि F इज इक्वल टू ma, m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, g, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg। तो इन दोनों इक्वेशंस में आप देखिए कि दोनों फोर्स हैं, सेम फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, मींस ये जो राइट वाला है दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मींस वी कैन राइट mg इज इक्वल्स टू g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ g विच इज इक्वल्स टू g me/re²।
जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये जी का वैल्यू है, ये जी का वैल्यू है। क्लियर, समझ में आ गया। अब हमें जी की वैल्यू पता लग गई, जी की वैल्यू पता लग गई विच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये हमें जी की वैल्यू पता लग गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमें जी की वैल्यू पता लग गई तो अब हम लोग क्या है, जी का न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जी कैपिटल जी होता है 6.67 या 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻⁻2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये माइनस नहीं है, आप ध्यान रखना, कंफ्यूज मतलब नहीं, माइनस नहीं है, वहां पे मल्टीप्लीकेशन है, डॉट लिख लो यहाँ पे भी, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट, मास ऑफ अर्थ ऑलरेडी हमें पता है 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ वी नो 6.4 इंटू 10⁻, यह है आपका 6 मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है, फिक्स है। तो यहां से जब इन वैल्यूज को आप इसमें प्लेस करोगे तो जी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सब की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें हैं क्या। क्लियर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम लोग, आई होप ये जो जी है, यही मैं बोल रहा था आपको कि जो जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। वो क्या है, वेरी नहीं करता है। तो अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट है और यहां से जो कि आ भी रहा है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर किसी हाइट से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट पे जी सेम लगेगा, और जी सेम लगने की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, जो टाइम लगेगा उस हाइट से अर्थ तक आने के लिए, क्या लगेगा, सेम लगेगा। इसका मतलब क्या है, दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे स्ट्राइक करेंगे। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द जी ओनली। जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है, दैट मीन्स एक्चुअल में मतलब जी का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है अगर सिर्फ और सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रही है, in that case we are going to study that motion of that particular object. okay, तो let us suppose कि अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं ये आपका अर्थ है, ये है आपका अर्थ, ये आपने अर्थ ले लिया, ठीक है, अर्थ है, और यहां पे आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां से क्या है, ऊपर जा रहा है। दो ही केस पॉसिबल है, अगर ऑब्जेक्ट का मास m है, और दूसरा केस पॉसिबल क्या है कि दूसरे केस में ऑब्जेक्ट जो है आपका किसी हाइट से क्या है, नीचे आ रहा है। एक केस में हमने ऑब्जेक्ट को क्या है, ऊपर फेंका, और दूसरे में हम लोग नीचे फेंकेंगे। नीचे का मतलब क्या है कि अर्थ, एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है किसी हाइट से, और एक ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर जा रहा है। तो वो पास और दूर कब आएंगे, पास और दूर कब आएंगे, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, ये फर्स्ट वाला है, इसको हमने क्या किया, अर्थ से एक स्टार्टिंग वेलोसिटी देके अर्थ से ऊपर हमने फेंका, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ऑब्वियसली जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका फोर्स क्या होगा, इसका जो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो जी ऑलवेज एक्ट होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जी क्या होगा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको बताया था कि जी हमेशा और हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर एक्सेलरेशन जो है ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, वो इंक्रीज कराएगा, दैट मींस सपोर्टिव नेचर का होगा। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा
तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन क्या होगा, प्लस जी होगा, पॉजिटिव होगा। और जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस केस में जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ रखा है, या हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ फॉर्मूले जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। फर्स्ट क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। और यहां पे ए क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए क्या है आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहां पे भी देखो जो जी है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां पे भी मोशन तो हो रहा है और यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे भी हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसा है कि हम लोग यहां पे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है इसकी जगह पे क्या है, ये जी है। और जो एस है, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मीन्स क्या है, काइंड ऑफ हाइट है। तो एस को हम लोग एच ले लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन को चेंज करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस। जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, इन दैट केस हाउ वी कैन चेंज दैट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हाउ यू अप्लाई दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस, उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या होगा, यहां पे क्या है, v दैट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ए की जगह हमने क्या कर दिया, g कर दिया, क्योंकि ये भी g भी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वेरिएबल होगा तो नहीं अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट है इसलिए हमने अप्लाई कर दिया। ओके, s क्या हो जाएगा आपका, h हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। क्लियर, ये पूरा इक्वेशन हमारा कन्वर्ट होके आ गया कब, जब ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है। और इस केस में ऑब्जेक्ट कब है, ये इक्वेशन कब है, जब ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे आ रहा होगा। और यहां पे हम लोग क्या लेंगे, प्लस जी लेंगे। तो हर एक ए की जगह क्या हमने प्लेस कर दिया, प्लस जी, तो ये इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर। बट अगर हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, उस केस में जी ए की जगह क्या प्लेस करेंगे हम लोग, माइनस जी। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। जी अब क्या हो जाएगा, जी की जगह माइनस जी हो जाएगा। h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इस केस में ऑब्जेक्ट कहां से कहां आ रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट किसी हाइट से, सॉरी यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड से ये क्या है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन माइनस होगा। तो यहां पे सब में क्या आ गया, माइनस आ गया, आप देख सकते हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। g यहां पे बोल रहा है कि एक कार है, एक क्या है, एक कार है, ये किसी हाइट से क्या है, नीचे गिरा। हमें हाइट नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं हाइट क्या है, h है। और जब ये कार उस हाइट से नीचे गिरेगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है, जब अर्थ को स्ट्राइक करेगा उसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
और ये बोल रहा है कि जो टाइम ले रहा है t यहां से नीचे गिरने में, दैट इज 0.5 सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया। और बोल रहा है कि g आप ले सकते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 10 मीटर एस टू द पावर -2, बोथ आर सेम। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। स्ट्राइक, जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो स्पीड क्या होगी। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पहले मैंने बताया है कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये तीनों इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाले में हम लोग ये अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, टाइम पता है, जी पता है, यू पता है, वी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, v इज इक्वल टू, दैट इज आफ्टर स्ट्राइकिंग, दैट इज आफ्टर 0.5 सेकेंड। तो u क्या है आपका, यहाँ पे देखो u प्लस जी टी, तो u क्या है यहाँ पे 0 है, 0 हमने प्लेस कर दिया, 0 प्लस जी कितना है 10 इंटू टाइम दैट इज 0.5। तो यहां से v क्या आ जाएगा, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, जो कि आंसर में आप देख रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड आया हुआ है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है, तो जर्नी के दौरान, किसी जर्नी के दौरान अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है, इन दैट केस एवरेज स्पीड क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ओनली इन द केस वेयर व्हाट acceleration is constant during that particular motion। अगर acceleration constant है, in that case we can apply that average speed initial velocity which is equals to 0 plus final velocity that is 5 meter per second divided by 2, this comes out to be 2.5 meter per second। आई होप ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। वो जो लेज है जहां से वो कार नीचे गिर रहा है, वो कितने हाइट पे, दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एच। तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है हमें, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस वाले में ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो आप, और ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको टाइम भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, एच निकालना है। तो यहाँ पे हमें देखो v पता है, हमें u पता है। मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, आप सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां से हम लोग वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, v की वैल्यू है दैट इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू यू दैट इज 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 g दैट इज 10, h यू हैव टू कैलकुलेट। तो क्या हो जाएगा ये, आप देखिए h की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर दैट इज 25 डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा तो 10 इंटू 2 दैट इज 20। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी h की 1.25 मीटर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25 मीटर। आई होप आपको ये सारा कैलकुलेशन और जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइज टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। वर्टिकली अपवर्ड, ये सेकंड पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और एक हाइट इसने अचीव किया। लेट अस सपोज दैट हाइट इज कितना है, h है। h हाइट पे ये रीच किया, तो ऑब्वियसली इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इसको हमें कैलकुलेट करना होगा। और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी, जिस हाइट तक मूव किया ये। ठीक है, क्या है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच
द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, दैट मीन्स यू को आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे जी आप ले सकते हैं, जी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। आप 10 भी ले सकते हैं और 9.8 भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज यू मे टेक दैट वैल्यू ऑफ जी दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर एस टू द पावर -2। तो आप इसको लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगा। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, g आपका नेगेटिव हो जाएगा, s या s की जगह हम लोग क्या लेंगे h। ठीक है, s की जगह हम लोग क्या लेंगे h, क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस यू टी माइनस एक्चुअली यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, v की वैल्यू u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइट। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच दैट पर्टिकुलर हाइट। तो अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, फर्स्ट जो इक्वेशन है दैट इज v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v हमें पता है दैट इज 0, u हमें कैलकुलेट करना है, माइनस g क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका दैट इज 9.8 और t। तो यहां से t आ जाएगा आपका t इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई 9.8। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें u की वैल्यू पता लग जाए तो हम लोग t को भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो आपका यहां पे हाइट दिया हुआ है दैट इज 10 मीटर, हाइट दिया हुआ दैट इज 10 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू हो जाएगी v की वो क्या है 0 है, तो स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा 0। u आपको कैलकुलेट करना है दैट इज यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी दैट इज 9.8 इंटू एच दैट इज 10। तो यहां से u स्क्वायर क्या हो जाएगा u स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 196, तो ये आ जाएगा। तो यहां से आप u कैलकुलेट करोगे विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 196 और यहां से आ जाएगा आपका 14 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आपको u की वैल्यू आ गई जो कि काफी सिंपल है, इजीली हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर u आ गया यहां से तो हम लोग यहां से t भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो t क्या हो जाएगा u डिवाइडेड बाई 9.8, तो 14 डिवाइडेड बाई 9.8, तो ये हो जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा 1.43 सेकेंड। ये आपका आंसर हो। ये दो आंसर्स हैं जो आपको कैलकुलेट करने थे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी और उस हाइट तक रीच करने में टाइम कितना लगेगा, ये दोनों हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज वेट एंड मास। ठीक है, इस पे काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, वेट और मास में क्या डिफरेंस है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो वेट, मैं आपको बता दूं कि वेट क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, मास m है, तो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, कितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वही क्या होता है उसका वेट होता है। ठीक है, और हमने देखा कि ये जो F है, F की जो वैल्यू है वो क्या है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम लोगों ने लास्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है उसको। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वेट जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा, सिंपली m इंटू जी। बट मास क्या होता है, मास होता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कंटेनिंग, वो ऑब्जेक्ट कितना मैटर कंटेन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास। तो यहां से हमें सिंपल सा समझ में आ रहा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा, बट वेट क्या है, चेंज हो सकता है। अगर ये जो अट्रैक्शन फोर्स है कम या ज्यादा हो अलग अलग लोकेशन पे, लाइक अलग अलग प्लैनेट पे हम लोग जाएं, तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो वहां पे क्या होगा, जो वेट होगा वो क्या होगा, अलग अलग आएगा, बट मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये जो जी है इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो अगर जी की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या आएगा, अलग आएगा। ठीक है, ऐसी जगह चले गए जहां पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, जैसे सन पे चले गए, सन पे अट्रैक्शन फोर्स अप्रोक्सीमेटली अर्थ का लगभग 27-28 टाइम्स है। यहाँ पे आपका जितना भी वेट आपको दिखाएगा वहां पे जाओगे तो 28 टाइम्स ज्यादा दिखाएगा। मून पे क्या है, कम है, तो वहां पे आपका वेट क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। तो वो वेट जो है क्या है, अट्रैक्शन फोर्स, उस प्लैनेट की अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। बट मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट के पास कितना है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास कितना है, उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट कैन नॉट बी चेंज एट एनीवेयर। तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, आप देखेंगे कि वेट क्या है, इट इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दी बॉडी। उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा है, फोर्स कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। बट मास क्या होगा कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर उस ऑब्जेक्ट के पास कितना है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दोनों में डिफरेंस हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है, ऑलरेडी हमें पता है, दैट इज मास कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। ये सारे दोनों में डिफरेंस है, एग्जाम्स में आते हैं। ये क्या है, आपका मास स्केलर क्वांटिटी है, और वेट क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मास क्या है, किलोग्राम में वेट करते हैं, किलोग्राम है इसका यूनिट, और वेट का क्या है, सिंपल फोर्स है तो क्या होगा, न्यूटन होगा, और फोर्स है इसलिए क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। मास जो है लोकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वेट क्या है आपका, लोकेशन पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया। और मास को हम लोग क्या है, ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, बट वेट को हम लोग ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर नहीं कर सकते, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अ स्प्रिंग बैलेंस। आई होप आपको ये सारा जो डिफरेंस है इजिली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस जो है इजिली आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। और एग्जाम्स में अगर आपके आते हैं तो आप इजीली इसको लिख सकते हो, और ऑब्वियस डिफरेंसेस हैं, एक बार अगर आप अच्छे से देख लोगे तो हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, अब हमें इसी पे बेस जो मैंने आपको बताया कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, अलग अलग लोकेशन पे वैरी करेगा, तो उसी को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि हमें वेट, ये जो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है अर्थ और मून का, इसकी हेल्प से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है, उसका वेट हमें अर्थ पे और मून पे कैलकुलेट करना है। और देखेंगे कि दोनों पे क्या अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंस आ रहे हैं। हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि दोनों पे जो ग्रेविटी है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, अलग अलग है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों क्या आना चाहिए, अलग अलग आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं उसको क्या है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि जो F होता है, जो F होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वही क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले हम लोग अर्थ पे वेट कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया WE से। तो क्या हो जाएगा, ये GME m/RE स्क्वायर, और सिमिलरली वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून दैट कैन बी रिटन GMM मीन्स मास ऑफ मून m/RM स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहां से WE और WM, तो यहां से हम लोग एक रेशियो लेते हैं WM डिवाइडेड बाई WE। हमें दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या कर लिया, रेशियो ले लिया। जो कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जी और M इसमें भी है, जी और M इसमें भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से क्या बच जाएगा, मास ऑफ ये वेट ऑन मून में इसमें क्या टर्म्स बच जाएंगे,
mm अपॉन rm स्क्वायर बच जाएगा, डिवाइडेड बाई यहां पे क्या बचेगा, me अपॉन re स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Wm अपॉन We, that means weight of object on the moon and weight of object on the earth, that can be written mm into re square divided by me into rm स्क्वायर। तो यहां से इन दोनों की वैल्यूज हम लोग यहां पे प्लेस करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज mm मून का जो मास है दैट इज 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg मल्टीप्लाई बाई re स्क्वायर। re कितना है यहाँ पे गिवन है, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट मास ऑफ अर्थ दैट इज 5.98 इंटू 10 टू द पावर 24 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा आपका रेडियस ऑफ मून दैट इज 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 1/6। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट on moon is equals to 1/6 times weight of object on अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जितना भी वेट उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पे होगा उसका क्या है 1/6 टाइम उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर होंगी। तो इसके साथ ही साथ जो ग्रेविटेशन वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रेशर एंड थ्रस्ट और फ्लूइड प्रेशर है, बुआयंसी क्या है और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे एंड देन आफ्टर विल मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट। वैसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड ग्रेविटेशन पे बेस्ड हम लोग करेंगे भी, और लास्ट में हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।